नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, मार्केट में हमने बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी है और पिछले कुछ समय से हमने देखा है क्या कि अगर 5 दिन का डेटा हम देखेंगे, तो पिछले 5 दिन में मार्केट ने अप्रॉक्स 2.86% का अपना जो गेन है उसको लॉस किया है। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है कि जहाँ पे हम लोग अपना म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोगों को मार्केट क्यों गिरा है और इसका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मार्केट करेक्ट क्यों हो रहा है और फ्यूचर में ये जो करेक्शंस है ये क्या सस्टेन होने वाले हैं। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों एफआईआईज़ के द्वारा जो होलसेल के भाव से सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर में, वो कंटिन्यूसली पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बना हुआ है और ये एक ऐसा प्रेशर है जो मार्केट के ऊपर से जाने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके बाद में बाकी के जो प्रेशर्स आते हैं मार्केट के ऊपर में वो एड ऑन प्रेशर्स हैं। तो ये जो एफआईआईज़ का जो हम लोग कंटिन्यूअस सेलिंग देख रहे हैं ये मार्केट को हमेशा एक प्रेशर में लगातार बना के रख रहा है। और दूसरा सबसे मेन फैक्टर है दोस्तों इन्फ्लेशन का, कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो मार्च के महीने में इसने 4 मंथ्स हाई बनाया है 14.55% का, जो कि एक मैसिव WPI इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट है। और दूसरा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.95% पे चला गया है मार्च महीने में। और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं WPI और रिटेल इन्फ्लेशन, ये दोनों मार्केट को बहुत ही ज्यादा अभी डरा के रखे हुए हैं। तीसरा जो कारण नया निकल के आ रहा है वो है चाइना का लॉकडाउन। जी हाँ, चाइना में वापस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो चाइना ने अपने जो मेजर सिटीज है उसमें लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये हमारे मार्केट में अभी चाइना के लॉकडाउन के ऊपर में ज़्यादा बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों चाइना का जो लॉकडाउन है इसके फैक्टर के ऊपर भी हम लोग मार्केट में एक डिप देख सकते हैं। इसके बाद अगला फैक्टर आता है जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके ऊपर में भी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि कब ये युद्ध रुकेगा और ये कब थमेगा, इसका कोई भी क्लियर इंडिकेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6.95 पे चला गया है और जो आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट है वो 6% का है। यानी कि अगर रिटेल इन्फ्लेशन आपका 6% से ज़्यादा चला जाता है तो आरबीआई हरकत में आ जाती है और कुछ ऐसा डिसीजंस लेने का प्लान करती है जिससे कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और इसको टॉलरेंस लिमिट जो कि 6% का है उसके कंट्रोल में लाया जाए। और इसको कंट्रोल करने का अभी सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दे, क्योंकि आरबीआई अभी हॉकिश मोड में चल रही है और पिछले बहुत से क्वार्टर 8-9 क्वार्टर से हमने कोई भी इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज नहीं देखा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में भी इंक्रीज करे और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होगा मार्केट एक बहुत ही बड़े बियरिश मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों अब मुद्दा ये उठता है कि अभी के समय में इन्वेस्टर्स क्या करें। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है दोस्तों कि ये जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, अगर आप लंबे समय से मार्केट में हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ये पार्ट एंड पार्सल है। और अभी का अगर हम लोग सिनारियो देखें तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और इस 5 फैक्टर्स में से भी कोई भी एक फैक्टर अगर जिस दिन भी ओवरशैडो कर जाता है दूसरे फैक्टर्स को तो उस दिन मार्केट वापस से डिप करता है। इसलिए मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें इस वॉलेटिलिटी से नहीं डरना है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में बहुत दिन तक रहेंगे तो आपको इस तरीके के वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अपना लॉन्ग टर्म का प्लान करना है और ये जो वॉलेटिलिटी है ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होती है, उनको इस वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन हम जैसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस वॉलेटिलिटी का हमें फायदा उठा करके अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है उसको जारी रखना चाहिए। और अभी के समय में आपको सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेट करना है, ना कि मार्केट के वॉलेटिलिटी पे कंसंट्रेट करना है। और अभी कोई भी पैनिक नहीं करना है और कोई भी एग्जिट लेने का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी लो लेवल्स पे जो आपको म्यूचुअल फंड्स की एनएवी मिल रही है और अभी एक ऐसा जोन है जहां पे हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स खरीद करके आगे आने वाले 1-2-3 साल तक वेट कर सकते हैं। और तब जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तभी जाके हम लोगों को रियल कंपाउंडिंग इफेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट पे दिखेगा। इसलिए अभी के समय पे हमें एग्जिट बिल्कुल नहीं करना है। अभी का समय बहुत अच्छा है क्या कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो अभी 2 सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर और दूसरा बैंकिंग सेक्टर। ये दोनों सेक्टर पे हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और जो भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग इसी दोनों सेक्टर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसी दोनों का सेक्टर का जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा
होगा हम लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। और दोस्तों ये जो आईटी सेक्टर में अभी डिप देखने को मिल रहा है, ये आगे आने वाले 3 से 6 महीने तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन रेट दिखा है। इसका मतलब कि बहुत से एम्प्लॉयज़ ने अपनी कंपनी को स्विच किया है, और इसका मेन रीज़न ये है क्या कि यूएस में 4 लाख के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने पूरा का पूरा रिज़ाइन कर दिया है, और इसी 4 लाख का जो पोजीशन है उसको जो फिल करना है उसके लिए एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो नए एम्प्लॉयज़ जो हायर हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज पे कंपनी उनको हायर कर रही है, और ये जो कॉस्टिंग है कंपनी के बैलेंस शीट में अब देखने को मिल रही है। इसलिए आईटी सेक्टर में ये जो गिरावट है ये आगे आने वाले 3 से 6 महीने में हमें कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगले 3 से 6 महीने की कि इस फेज में हम लोग आईटी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करें और आगे आने वाले कुछ सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ समय दें ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के एनएवी पे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों लार्ज कैप फंड से। तो लार्ज कैप फंड में जो भी आपको म्यूचुअल फंड दिखेंगे उनका फाइनेंस सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप की। तो फाइनेंस सेक्टर में इनका 38% का है और टेक सेक्टर में इनका 19% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि टोटल 57% का इनका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और टेक सेक्टर मिला के है। उसी तरीके से कैनरा में 49% का है, मीरा में 46% का है, कोटेक में 44% का। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लार्ज कैप फंड्स हैं इनका जो आने वाला 3 से 6 महीना का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेयरिश रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप की करंट एनएवी 48 के आसपास चल रही है, और इसका 2 सपोर्ट है। एक है 48 पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके बाद इनका सेकंड सपोर्ट 43 से 44 के बीच में आता है। तो आप करेंटली भी इसमें थोड़ा सा 10 से 15% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मार्केट कल को अगर ज़्यादा गिरता है, फाइनेंस सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ ज़्यादा गिरावट आती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 46 से 47 का होगा, और उसके बाद में 43 से 44 का होगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप का भी अगर हम लोग देखें तो 43.9 पे अभी इनकी एनएवी चल रही है। तो 43.5 से लेके 44 तक यानी कि करंट आप इसमें बाई करके चल सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट इसका आपका 41 का होना चाहिए। मीरा एसेट ब्लू चिप का भी करंट एनएवी 83 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो 77 से 80 रुपीज़ का है, और करेंटली मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास में मीरा एसेट लार्ज कैप फंड है तो उसमें आप अभी कोई भी बाइंग करके ना चले, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दें। अगर इसकी एनएवी 77 से 80 के बीच में जाती है तब आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। कोटक ब्लू चिप की बात करें तो इसकी एनएवी 397 की है, तो इसमें आप करेंटली भी बाई कर सकते हैं अगर आपको मन है तो, नहीं तो इसका जो सपोर्ट है 390 के आसपास है। तो मैं यही कहूँगा कि 380 टू 390 के बीच में आप इसमें बाई कर सकते हैं, और उसके बाद में 360 से लेके 370 के बीच में आप इसमें अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लार्ज मिड कैप फंड की। तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का अगर हम लोग फाइनेंस सेक्टर में देखें तो 20% का इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या कि इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो 32% से भी ज़्यादा का है। तो इससे हम समझ सकते हैं क्या कि आने वाले कुछ समय में भी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा बेयरिश फेज हम लोग देख सकते हैं। तो इसकी जो करंट एनएवी 21.49 पे है, इसका सपोर्ट 20 पे है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि 19.6 या 20 के आसपास में अगर इसकी एनएवी आए फ्यूचर में तब आप इसमें 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे क्वांट मिड लार्ज फंड की बात करें तो इनका फाइनेंस में सिर्फ 8% का और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ 2% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस दोनों सेक्टर से क्वांट मिड लार्ज फंड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसकी करंट एनएवी 72 की है, इसका सपोर्ट 66 से लेकर के 60 के बीच में आता है। पहला सपोर्ट 66 पे, दूसरा सपोर्ट इसका 60 पे है। तो आप इसमें करेंटली भी बाई करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको 66 के अराउंड अगर इसकी एनएवी आती है तब आप इसमें अच्छा खासा 10 से 15% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में 60 से 62 रुपीज़ के बीच में आप इसमें अगला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो इसमें भी फाइनेंस सेक्टर में 27% का बहुत ही भयंकर एक्सपोजर है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 11% का एक्सपोजर है। इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 6 महीने में कुछ ये भी बियरिश मोड में ही रहेगा, और इसकी करंट एनएवी 173 की है। तो आप इसका जो सपोर्ट है 166 उसके आसपास में ही इसमें बाई करने का आपको सलाह रहेगा।
बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप में सबसे पहले नाम आता है एक्सिस मिड कैप का। फाइनेंस सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनका 15% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि टोटल 30% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर और नीचे जाते हैं तो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा बेयरिश फेस देख सकते हैं। तो करंट एनएवी इसकी 74 की है, इसका सपोर्ट लेवल 70 के आसपास निकल के चल रहा है। और मैं अभी इसमें कोई भी लमसम करने की आपको कोई भी राय नहीं दूंगा, आप इसमें लमसम 70 से 72 के बीच में कर सकते हैं। पीजीआई मिड कैप की बात करें तो इसका फाइनेंस सेक्टर में 11% का और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10% का इन्वेस्टमेंट है। इसकी करंट एनएवी 46 की है, इसका सपोर्ट 43 से 45 के बीच में है। तो इसका जो सपोर्ट है 46 के आसपास भी काफ़ी अच्छा, तो करंटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 43 के अराउंड ही करें। क्वांट मिड कैप की बात करें तो अगेन इनका फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई भी खास एक्सपोजर नहीं है और इसकी करंट एनएवी 136 के आसपास चल रही है। लेकिन क्वांट मिड कैप काफ़ी हाई बीटा शेयर है, यानी कि इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखते हैं और इसमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 118 से 120 का है। तो करेंटली अगर आप वेट कर सकते हैं तब आप वेट करें और 118 से 122 के बीच में ही क्वांट मिड कैप में आपको एंट्री लेनी चाहिए। बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो पराग पारी फ्लेक्सी कैप का फाइनेंस सेक्टर में अप्रॉक्स 30% का इन्वेस्टमेंट है, टेक सेक्टर में भी 13% का इन्वेस्टमेंट है। करंट एनएवी इसकी 51 की है, लेकिन इसका जो बहुत ही ज़्यादा जो सपोर्ट लेवल है वो 48 से 49 के बीच में, 49.2 49.3 के आसपास ये घूमता रहता है। तो करंटली भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 49 रुपीज़ के आसपास भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीजीएम फ्लेक्सी कैप का जो फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो 23% का है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 16% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि टोटल 40% का जो इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंस प्लस टेक सेक्टर में है। इसकी करंट एनएवी 28 की है, इसका सपोर्ट भी 27.5 से लेकर 28 के बीच का है। तो आप इसमें करंट भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और 27 के एनएवी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें एसबीआई फोकस की, तो एसबीआई फोकस का मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंस सेक्टर में है, जो कि अप्रॉक्स 29% का है और टेक सेक्टर में इनका ना के बराबर का इन्वेस्टमेंट है। इसकी करंट एनएवी 253 की है, तो आप इसमें करेंटली भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल पे है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि इनका जो एक्सपोजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ना के बराबर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि इसका जो बियरिश फेज है वो बाकी के दूसरे फ्लैक्सी कैप से कम रहेगा। लेकिन अगर आप करंट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 235 से 241, इसी फेज में आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अप्रॉक्स 239 के आसपास में आप इसमें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें एक्सिस फोकस 25 की, तो इसका फाइनेंस सेक्टर में 36% और टेक सेक्टर में 15% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 50% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो इसकी करंट एनएवी 46.9 की है और इसका सपोर्ट भी अप्रॉक्स 46.5 पे है। तो काफ़ी डाइसी सिचुएशन है, अभी आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन पे है। अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप इसको सीधा 44 के एनएवी पे ही खरीदेंगे। बात करें स्मॉल कैप की, तो दोस्तों स्मॉल कैप में हम लोग ज़्यादा एक्सपोजर फाइनेंस और टेक सेक्टर में नहीं देख सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप का सिर्फ 5% और 14% का इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस और टेक सेक्टर में। तो एक्सिस स्मॉल कैप का अभी करंट एनएवी 67.7 का है, इसका सपोर्ट जो है 62 से 64 का है और मैं करंटली अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी राय नहीं दूंगा। आप इसके सपोर्ट पे ही 62 से 64 के सपोर्ट पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरीके से कोटक का जो करंट एनएवी है 185 का, इसका सपोर्ट 170 का है और इसका जो टारगेट बाई है वो 170 से 175 के बीच में ही आपको रखना चाहिए। निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें तो इसका भी फाइनेंस सेक्टर और टेक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और इसकी करंट एनएवी 94 के आसपास चल रही है और इसका जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्मॉल कैप फंड है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें रिस्क कम लेना है और 84-88 के बीच में अगर इसकी एनएवी आ जाए तभी आप इसको बाई करके चलना है। और अगर आपको पहला बाई लेना ही है तो 88 से 89 की एनएवी पे आप अपना इसमें पहला बाई ले सकते हैं। बात करें टेक फंड्स की, तो टेक फंड्स में 3 फेवरेट फंड्स हैं मेरे, टाटा डिजिटल, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो टेक फंड्स में भी दोस्तों मैंने थोड़ा सा और सेग्रीगेशन किया है। टाटा का जो इन्वेस्टमेंट है वो 78% का है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आईसीआईसीआई का 81 का है और एसबीआई का टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ 65% का एक्सपोजर है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि 20% का इनका जो एक्सपोजर है वो यूएस बेस्ड फंड में है और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो अभी बंद है आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसलिए एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है फ्यूचर में, जिसका कि इन्फोसिस में 34% का एक्सपोजर है और इन्फोसिस रिसेंटली अपना जो ऑपरेशन है वो रसिया में बंद कर दी है। तो आने वाला 3 से 6 महीना इन्फोसिस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और हम लोग इन्फोसिस को नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं। इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
टेक्नोलॉजी फंड को भी हम लोग फ्यूचर में थोड़ा सा गिरावट देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो टाटा डिजिटल का जो इन्फोसिस का जो एक्सपोजर है वो 22% का है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी सबसे अच्छा मुझे टाटा डिजिटल फंड का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जहाँ पे आप 38 से 39 के बीच में अपना 10 to 15% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और अगर आप आईटी इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ टेक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आईटी इंडेक्स को जरूर फॉलो करें। और जिस दिन आईटी इंडेक्स 2 से 3 दिन तक रेगुलर गिरावट में दिखे तभी जाकर के आप 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट आप टाटा डिजिटल या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कर सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट पिक रहेगा टाटा डिजिटल का। तो दोस्तों ये था आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।